हेलो, नमस्कार। उम्मीद है कि आप सब कुशल होंगे, अनावश्यक कार्य छोड़कर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे। ये पूरा वीडियो देखने के बाद आप सक्षम हो जाएंगे कैसे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल करना है। साथ ही साथ जब आप ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनाएंगे तो कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है आप ये भी समझ पाएंगे। तो आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, या 2-3 वीडियो देख लेने के बाद, या 2-3 वीडियो नहीं 2-3 सवाल देख लेने के बाद आपको लग रहा है कि मैं ठीक से समझ पा रहा हूं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो अपने मित्रों के साथ साझा भी करें। चलिए शुरुआत करते हैं। शुक्राणु का निर्माण होता है, ऑप्शन है वृषण में, गर्भाशय में, अंडाशय में, या इनमें से सभी। तो विद्यार्थी आपको ध्यान में रखना है कि शुक्राणु का निर्माण होता है वृषण में। वृषण किसका पार्ट है? तो पुरुष जननांग का पार्ट है। जैसे आपको मालूम है कि यह पुरुष का सीसन है, ये पुरुष जननांग का सीसन कहलाता है, और ये क्या होता है? वृषण होता है। इसी में क्या बनता है? शुक्राणु बनता है, और ये शरीर से बाहर होता है क्योंकि इसको मिनिमम टेम्परेचर की नीड होती है। ठीक है। अंडाशय किस में पाया जाता है? तो स्त्रियों में पाया जाता है। इस प्रकार से आपको पढ़ना है। गर्भाशय किसका पार्ट है? तो गर्भाशय स्त्री जननांग का पार्ट है। ठीक है। आगे देखिए सवाल संख्या 2। सवाल संख्या 2 में, एक मिनट, सवाल संख्या 2 में देखिए, कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? तो आपको याद है मैंने बताया था, अगर आप मेरा कोई वीडियो देखे होंगे तो अनिल आपको बताया था। अनिल, अम्ल नीला लिटमस पत्र को क्या कर देता है? लाल। लेकिन यहाँ पर लाल लिटमस पत्र को कौन करता है? क्षारक नीला करता है। अम्ल क्या करता है? नीला को लाल कर देता है, लेकिन क्षारक क्या करता है? लाल को नीला कर देता है, जस्ट इसका अपोजिट कर देता है। मतलब वो कौन सा आयन है, इसमें आयन बताना है, ये कि Cl की कौन आयन होगा। तो आप ध्यान में रखिएगा, जब हम क्षारक को जल में डालते हैं ना तो OH माइनस प्रोड्यूस करता है। तो आप कह सकते हैं कि OH माइनस क्या कर देगा? लाल लिटमस पत्र को, लाल लिटमस विलयन को क्या कर देगा? नीला कर देगा। यही अगर अम्ल रहता या कौन सा आयन रहता जो नीला को लाल करता तो आपका बताते, अम्ल बताते। अम्ल में क्या होता है? हाइड्रोजन प्लस होता है। ठीक है। आगे देखेंगे आप सवाल संख्या 2। सवाल संख्या तीसरा, सवाल संख्या तीसरा आप देखें, प्रोपेनोन में उपस्थित प्रक्रियात्मक समूह कितने हैं? तो अब ध्यान रखिएगा, प्रक्रियात्मक समूह आपको 10th में 4 पढ़ना है। OH, पहले मैं इसका उत्तर, पहले आप थोड़ा सा समझ लीजिए, उसके बाद मैं इसका उत्तर बताऊंगा। प्रोपेनोन में कौन सा प्रक्रियात्मक समूह है? 4 पढ़ना है, CHO, CO और COOH। ये अल्कोहल, एल्डिहाइड या कीटोन और कार्बोक्सिक अम्ल, ये अल्कोहल में रहता है OH। ठीक है। तो यहाँ पर बच रहा है कि प्रोपेनोन। देखो कीटोन को लास्ट में क्या लगा दिया जाता है? नॉन लगा दिया जाता है। तो कीटोन का सिंबल ये है C। यहीं पर नॉन रहता, नॉल, तो आप OH लगाते, नोइक रहता तो ये D लगाते, नैल रहता तो आप CHO लगाते। ठीक है। आगे देखिए सवाल संख्या 3, ये आप 4 देखिए। इस सवाल देखिए, सवाल है निम्नलिखित में कौन सा बूझा हुआ चूना है? बूझा हुआ चूना मतलब जब हम लोग मार्केट से चूना खरीद के लाते हैं वो बूझा हुआ नहीं होता है। तो मार्केट से हम लोग क्या खरीद के लाते हैं? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड खरीद के लाते हैं। जब इसे आप पानी में डाल दीजिएगा ये चूना बुझ जाता है, जिसे हम लोग बुझा हुआ चूना, या इसे आप इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं CaOH का होल ट्वाइस। तो निम्नलिखित में कौन सा बुझा हुआ चूना है? तो कैल्शियम ऑक्साइड नहीं, बल्कि ऑप्शन बी होगा, CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है। अगला देखिए, सवाल है 5, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो ध्यान में रखेंगे, जो पौधे होते हैं, पौधे जो होते हैं, पौधे, इसकी ये क्या करता है? CO2 लेता है और ऑक्सीजन देता है। ठीक है। और ये काम किसके द्वारा होता है? अधिकांश पौधों में पत्तों के द्वारा होता है। तो पत्तों में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं इसी को क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं, जिसके माध्यम से पेड़ पौधे क्या करते हैं? हवा लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन क्या करते हैं? छोड़ते हैं। तो पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? कहाँ होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, रंध्र। इसको इंग्लिश में स्टोमाटा बोलते हैं। ठीक है। 6 नंबर देखिए, लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या है?
सॉरी मान क्या हो जाता है, बहुत कम हो जाता है, परिवर्तित नहीं होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है या निरंतर परिवर्तित होते रहता है। तो इस सवाल को थोड़ा समझ लीजिए। जैसे आपको मालूम है कि हम लोग के घर में विद्यार्थी, इस सवाल बताने के बाद जो मैं अब बात बोल रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर पढ़े हैं तो आपको रिवीजन हो जाएगा, नहीं तो आप समझने का प्रयास करिए। जो हम लोग घरों में वायर आता है वो जनरली कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। 3 प्रकार के तार होते हैं। एक को हम बोलते हैं भू तार, एक को क्या बोलते हैं, एक को बोलते हैं विधुन्मय तार, विधुन्मय तार, और एक को बोलते हैं उदासीन तार, ठीक है, उदासीन तार। इसको हम लोग ठंडा तार भी को बोलते हैं अपभ्रंश में। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? गर्म तार भी बोलते हैं, ठीक है, गर्म तार, ठीक है। और भूत तार को अर्थिंग भी इंग्लिश में बोलते हैं। अब भूतार का रंग याद रख लीजिए, भूतार का रंग आप भी बता सकते हैं, बोलिए, याद है आपको भूतार का रंग कैसा होता है? हाँ, पहले हम देखते हैं बुद्धिमय तार। बुद्धिमय तार कैसा होता है? लाल होता है। कैसा होता है? लाल। और उदासीन तार कैसा होता है? काला होता है, काला। और भूतार कैसा होता है? हरा होता है, ठीक। लेकिन लघु पथन क्या है? तो देखिए यहाँ पर एक आया विधुन्मय तार और एक क्या आ गया? उदासीन तार। जब आपस में जुड़ जाते हैं, जैसे कहीं तार कट गया या कोई चूहा काट दिया या किसी कारणवश से जब ये दोनों तार आपस में संपर्क में आ जाते हैं तो जब आपस में संपर्क में आते हैं तो इसे ही हम क्या बोलते हैं? लघु पतन या शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। और इस अवस्था में धारा का मान क्या हो जाता है? बहुत बढ़ जाता है। तो इसलिए लघु पतन के समय विद्युत परिपथ में धारा का मान क्या होता है? बहुत बढ़ जाता है। आप ये भी समझ गए लघु पतन क्या है कि जब उदासीन तार और विधुन्मय तार आपस में संपर्क में आ जाते हैं तो परिपथ में धारा का मान बढ़ जाता है और लघुपतन की घटना घटती है। इंग्लिश में शॉर्ट सर्किट कहते हैं। इससे भारत में आजकल बहुत आग लग रहा है, भारत क्या पूरा विश्व में आग लग रहा है। आजकल तो और बढ़ गया है क्योंकि हर जगह पूरा बिजली बिजली दिख रही है। आप ही समझ पाए होंगे। चलिए अगला देखिए, ये मैंने बता दिया। 7 नंबर, कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहलाता है? विद्यार्थी थोड़ा सा मैं अलग तरीके से बताने का प्रयास करता हूँ। कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहलाता है? तो पहले आप दर्पण में आएंगे हम। देखो दर्पण कितना है? एक अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण और एक होता है आपका ये हो गया, ठीक है, ये आप समझ गए। एक है उत्तल लेंस और एक है अवतल लेंस, ठीक है, ये आप जानते हैं। अवतल दर्पण का दूसरा नाम क्या है? अभिसारी दर्पण। क्या नाम है जी? अभिसारी। इसके अभिसारी दर्पण है, अभिसारी लिखा हुआ है, ठीक है। और उसका क्या नाम है? अपसारी। क्या नाम है? अपसारी, ठीक है, अपसारी दर्पण दूसरा नाम। यहाँ पूछ रहे कौन सा लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? तो इसका अपोजिट हो जाएगा। मतलब जो लेंस में अगर हम आएंगे तो अवतल का उत्तल और उत्तल का अवतल। तो अवतल दर्पण का नाम क्या है? अभिसारी दर्पण। तो लेंस में किसका हो जाएगा? अभिसारी किसका नाम हो जाएगा? उत्तल का हो जाएगा। लेकिन क्या पूछ रहा है? अवतल लेंस का दूसरा नाम क्या है? तो ये उत्तल दर्पण का हो जाएगा। इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अपसारी पूछ रहा है ना, अपसारी। तो अपसारी के लिए आप क्या बोलेंगे? अपसारी के लिए बोलेंगे आप उत्तल लेंस। क्या बोलेंगे विद्यार्थी? उत्तल लेंस। अगर बताते हैं तो ये गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? अवतल लेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अवतल लेंस, अपसारी। क्योंकि अवतल दर्पण को क्या बोलते हैं? अभिसारी बोलते हैं, ठीक है। ये समझ गए होंगे आप। इसका जस्ट अपोजिट होता है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का प्रतिबिंब माने बड़ा प्रतिबिंब देखने में? तो इसका देखो, इसका उत्तर हो जाएगा अवतल। क्या हो जाएगा? अवतल। अवतल क्या करता है? वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा करके दिखाता है। तो ये भी एक आप रिवीजन कर लीजिए। ये अवतल दर्पण है और ये अवतल दर्पण है। यहाँ ध्रुव होता है, यहाँ फोकस होता है। जब हम वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच में रखते हैं तो बड़ा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। और दर्पण के पीछे होता है और एक काल्पनिक बनता है, ठीक है। इसके वक्रता त्रिज्या पर रखेंगे तो बराबर बनता है। ये आप याद रखिए, 2 बात इंपॉर्टेंट है। ध्रुव और फोकस में रहेगा तो बड़ा बनेगा। तो सवाल है कि दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों को बड़ा देखने में करते हैं? तो उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन विद्युत विभवांतर का मात्रक है? तो देखो ऑप्शन ए में है मात्रक है वोल्ट, ठीक है, और बी में है वोल्ट पर कूलम,
सी में है, बी, सी में इतना है, सॉरी इसको सी कर दे रहे हैं और इसको बी कर दे रहे हैं, ठीक है। और डी, बी में है, सी में, बी में है ओम, ठीक है, ओम है, और डी में है आपका एम्पियर। थोड़ा सा समझ लीजिए आप कैसे बनाओगे जब आप क्या बोलते हैं, जब आप सेट लगा रहे हैं तब। तो निम्नलिखित में कौन सा विभवांतर कम आती है, सर से आप आंसर बता दोगे वोल्ट, लेकिन ये साथ साथ ये भी याद रखना कि जो ओम होता है वो प्रतिरोध का होता है, एम्पियर किसका होता है, धारा का होता है, विद्युत धारा का होता है। ये भी साथ में आप लेके चलेंगे, ठीक है ना। अब वोल्ट पर कूलम, ठीक है, हाँ आप ये भी अब समझ सकते हैं वोल्ट पर कूलम क्या होता है। तो देखो ये किसका होगा, ऊपर हो जाएगा विभव और नीचे क्या हो जाएगा, कूलम आवेश, ठीक है। अगर धारा रहता तो कोई बनता, इस प्रकार कोई तो राशि भी मिल नहीं रही है इसमें, तो आप ये 3 याद रख सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल है, एक माइक्रो विद्युत धारा निम्नलिखित में कौन सी है। एक माइक्रो, देखो माइक्रो, एक माइक्रो में 10 के पावर 6 होता है। नैनो रहेगा आपका, नैनो रहेगा तो 10 के पावर -9 रहेगा, मिली रहेगा तो 10 के पावर -3 रहेगा, ठीक है। इतना आप याद रखिएगा, मिली 10 के पावर 30, नैनो 10 के पावर -9 और माइक्रो 10 के पावर -6। लेकिन आपसे पूछा जा रहा है कि एक माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा का निम्नलिखित में कौन सही है, तो ऑप्शन सी सही है, ठीक है। आगे देखिए, थोड़ा सा रंग चेंज कर दें हम, ठीक है। अगला सवाल है 11, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है। तो प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति होती है 50 हर्ज। 1 सेकंड में 50 बार अप डाउन कर लेता है भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती धारा। ध्यान में रखेंगे, प्रत्यावर्ती धारा को अल्टरनेटिंग करंट शॉर्टकट में एसी कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है और इसका स्रोत क्या हो जाएगा, एसी जनरेटर हो जाएगा। ये एक होता है डायरेक्ट करंट जिसे हम लोग दिष्ट धारा कहते हैं, इसका स्रोत क्या हो जाएगा, डीसी जनरेटर हो जाएगा, सेल हो जाएगा, शॉर्ट सेल हो जाएगा, ठीक है। और ये एसी ज़्यादा खतरनाक है, डीसी कम खतरनाक है। 12 नंबर, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है। तो उदासीन तार का रंग काला होता है। ध्यान रखिए, कितने तार आते हैं, 3 तार, एक भू तार, ठीक है, और एक विधुन्मय तार, और एक होता है आपका उदासीन तार। उदासीन तार को ठंडा तार भी बोलते हैं, विधुन्मय तार को गर्म तार बोलते हैं, और इसको अर्थिंग भी बोला जाता है। इसका रंग कैसा होता है, अर्थिंग का हरा होता है, विधुन्मय का लाल होता है, और उदासीन का काला होता है। चलिए अगला सवाल 13, कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो ध्यान में रख, तो इसका पीएच वैल्यू क्या होगा, अनिल आपको याद रखना है। अम्ल नीला को क्या कर देता है, लाल कर देता है। इसका मतलब कोई अम्ल है, कोई अम्ली है जो नीला को क्या कर दिया है, लाल कर दिया है। तो अम्ल का पीएच वैल्यू क्या होता है, 7 से कम होता है, ठीक है। अम्ल का पीएच वैल्यू 7 से कम होता है। क्षारक का 7 से अधिक होता है। क्षारक का 7 से क्या होता है, अधिक होता है, याद रहेगा। और उदासीन का क्या होता है, 7 के बराबर होता है। तो इसमें हम अम्ल की बात कर रहे हैं, तो इसका उत्तर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल, स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र का युग्म होता है। तो स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र में XX होता है, अब ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, ठीक है। और पुरुष में कौन होता है विद्यार्थी, तो पुरुष में होता है XY। अब देखिए XX आया है तो थोड़ा सा समझ लिया जाए, XY, ठीक है। यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ये हो जाएगा XX और ये हो जाएगा XY। जो XX पाया जाता है, किसमें पाया जाता है XX, स्त्रियों में। ये किसमें पाया जाता है, पुरुषों में। तो अगर जब XX मिल जाएगा तो लड़की का जन्म होगा, और जब XY मिल जाएगा तो किसका जन्म होगा, लड़का का जन्म होगा। एग्जाम में पूछ सकता है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये 15, निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो अंडाशय मादा में, गर्भाशय मादा में, डिम्बवाहिनी मादा में। तो क्या होता है, शुक्रवाहिका। मतलब मैंने आपको शुरू में ही बताया था, ये वृषण है, ये स्तीषण है। ये वृषण से जिस नली द्वारा शुक्राणु इससे बाहर निकलता है वही क्या है, शुक्रवाहिका है, ठीक है। तो निम्नलिखित में मानव में मादा जनन का तंत्र हिस्सा कौन नहीं है, तो शुक्रवाहिका, ठीक है। अगला देखिए 16, सल्फर परमाणु की बाह्यतम कक्षा में
संख्या कितनी है, तो सल्फर की परमाणु संख्या कितनी होती है, बाह्यतम कक्षा की बात हो रही है तो सल्फर होता है 16 नंबर का, ठीक है। तो आपको मालूम है बाह्यतम कक्षा निकालने फॉर्मूला क्या, Kl M और N, ठीक है। तो 16 है तो 2 8 10 और ये कितना हो जाएगा 6, तो बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं, तो ग्लूकोज का सूत्र लिख दीजिए पहले, C6H12 और O6। पूछ रहा है कि ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी होती है, अब तो आप बता दोगे 6, समझ गए। लास्ट सवाल, निम्न में कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ये थोड़ा सा पेचीदा हो सकता है लेकिन प्रयास कर रहे हैं कि इसको और आसान कर दिया जाए। निम्नलिखित में कौन असंतृप्त, पहले रुको धैर्य बनाकर रखो, बता रहे हैं। CnH2n+2 इसे बोलते हैं एल्केन, ठीक है, जिसमें याद रखेंगे 2 से 2 अधिक, 2 अधिक होता है, ठीक है। अभी क्या होता है मैं बता रहा हूँ आपको। एल्केन हो गया, एल्किन CnH2n, एल्काइन CnH2n-2, ये दोनों क्या होता है असंतृप्त होता है, क्या होता है असंतृप्त, ध्यान में रखना, ये संतृप्त है और ये असंतृप्त है। एल्केन में हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या का 2 से 2 अधिक होता है, इसमें 2 के बराबर होता है, इसमें 2 से 2 कम होता है, ठीक है। इसमें देखो, इसमें आपका क्या है, निम्नलिखित में कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो CH4 2 के बराबर है, ये C2H6 ये 2 से 2 अधिक है ना इसमें जी। इसका मतलब A और B आप देखोगे तो किस ग्रुप का हो रहा है, ये एल्केन का हो रहा है। मैंने क्या बताया एल्केन को आपको आप समझोगे, हाइड्रोजन की संख्या जो होगी कार्बन की संख्या के 2 से 2 अधिक, तो 2 के 2 4, 2 अधिक तो 6, इसमें भी 2 से 2 अधिक ही है, ठीक है। यहाँ पर कार्बन 1 है तो 2 जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा, लेकिन यहाँ देखो 2 के बराबर हो रहा है, तो किस ग्रुप का है, एल्कीन का ग्रुप का है। ये दोनों क्या होता है असंतृप्त, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा C हो जाएगा। इस तरह से आप इसे याद कर सकते हैं और जब आप ऑब्जेक्टिव बनाएंगे तो इन तमाम बातों का ध्यान रखेंगे, तो इससे क्या होगा गलती करने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। बहुत सारा किताब वगैरह में गलती दिया है और बहुत समस्याएं हो जाती है कि हम सही को कैसे चुनें, तो इसके लिए आप NCERT किताब को देख सकते हैं, NCERT। धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। अगर आपका कोई मित्र है तो उसके साथ भी वीडियो साझा करें, मुझे अच्छा लगेगा।